गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डैट इज़ कंपनी फीचर्स ऑफ कंपनी, ये वाला चैप्टर था जो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी है ये आपका चैप्टर 3। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, पर ये आपका चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, वो हमने नहीं किया, हिस्टोरिकल पार्ट था। फिर हमने किया था चैप्टर 2 जिसमें कंपनी, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वाली चीज़ हमने की थी। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी का मीनिंग सबको क्लियर है? फटाफट से माइंड में रिवाइज कर लो। कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है उसके अंदर, बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ एंड एंडेड बाय लॉ होता है। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे कंपनी के। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि मेरी कंपनी कैसे बनी। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट कंपनी है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा था, बार बार जोर दे दे के, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, कहाँ की कंपनी है, इनलैंड है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है या फॉरेन की कंपनी आके यहाँ एस्टैब्लिश हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या मैं अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, क्या मैं अपने शेयर्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकती। नेक्स्ट इज अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में कौन सी आ जाएंगी, इलीगल, अनरजिस्टर्ड, डिफंक्ट कंपनीज, एमएनसीज, ये सारी आपके आ जाएंगी अदर कंपनीज में। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि हमने अपनी कंपनी को किस तरीके से बनाया। बस एक बात इसमें ध्यान रखो बेटा कि अब कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, व्हेन वी रजिस्टर्ड इट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के अंदर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है तभी वो आपकी कंपनी मानी जाएगी, लीगल कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनी, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होगी? अब चार्टर को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक तरीके का नोटिस होता है। ये राजा महाराजा, रॉयल जब हमारे एम्पायर होते थे उस टाइम पर ये ऐसी कंपनीज बनती थी कि आपने एक नोटिस पास कर दिया दैट वी आर क्रिएटिंग दिस कंपनी, और वो चार्टर पास आउट हो जाता था सबको कि अब ये कंपनी एक लीगल कंपनी खोल दी गई है। ठीक है, और उस चार्टर के अंदर सारे के सारे राइट्स, रूल्स, रेगुलेशंस लिख दिए जाते थे। क्लियर? अब ऐसी कंपनीज नहीं वैलिड होती। ये कब होती थी? पुराने टाइम पे एक नोटिस निकाल दिया जाता था राजा महाराजा के टाइम पर। उस नोटिस के अंदर एवरीथिंग वाज रिटन रिलेटेड टू द राइट्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मेंबर्स एंड द कंपनी। अब आ जाओ, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो बाय पार्लियामेंट एक्ट क्रिएट की जाती है, क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एक्ट। फिर उसमें कह रहा है कि ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, मान लो जैसे मुझे लगता है कि इस सेक्टर को मैं सिर्फ अपने हाथ में रखूंगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, किसी को नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि इस चीज़ में चीटिंग हो जाएगी ज़्यादा या इस चीज़ में पब्लिक का वेलफेयर नहीं होगा। तो उन कंपनीज़ को, जो कंपनीज़ को स्टेट अपने अंडर रखती है, अपने हाथ में रखती है, उन कंपनीज़ को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज, जिनके अंदर लीगल कंप्लायंसेस फिक्स होते हैं कि ये कंपनीज ऐसे ही बनेंगी, ऐसे ही इनका वर्किंग होगा और इन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में ये कंपनीज रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर्ड कंपनी। अभी मैंने आपको बताया कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएगी, लीगल कंपनी मानी जाएगी। जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होगी वही कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएगी। पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। अब ये एक्ट अमेंड हुआ, कब अमेंड हुआ? 2013 में। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है बेटा? आई होप इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो हम किस पर बात कर सकते हैं? व्हाट्सएप।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जिन जिन बच्चों ने लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ा है उन बच्चों को ये पॉइंट एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। दो तरीके की लायबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी? लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मन में रिवाइज करो और बताओ मुझे फटाफट से कि क्या होती है। आपकी आवाज़ आ रही है मेरे तक? हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है कि जिस शेयर होल्डर्स के पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और जो उनकी अनपेड अमाउंट है वो सिर्फ उसी के लिए ही लायबल होगा, बाकी किसी चीज़ के लिए, लॉसेस के लिए वो लायबल नहीं होगा। देखो अब लिमिटेड लायबिलिटी में वो क्या कह रहा है, दो तरीके की लिमिटेड लायबिलिटी होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स तो सबको क्लियर हो गया कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मैं सिर्फ उसी के लिए लायबल हूँ टुवर्ड्स द कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी बहुत दिन हो गए मुस्कान को नहीं याद किया, आज मुस्कान का एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्कान को मैं बोलती हूँ कि इस कंपनी के अंदर मुझे पैसा लगाना है, पैसा दे दे। मुस्कान कहती है कि भाई मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मैं नहीं दे रही तुम्हें पैसा। फिर मैं क्या कहती हूँ कि तू नम्रता से पूछ ले, मेरी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू है, क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी है मेरी। तो मुस्कान उसको कहती है हाँ इसको दे दे पैसे, नेहा को दे दे, ये इन्वेस्ट करेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, अगर ये रिटर्न नहीं करेगी तो कौन रिटर्न करेगा? नम्रता रिटर्न करेगी। तो और नम्रता ने बोला कि मैं 1 लाख की गारंटी लेती हूँ नेहा के बाट पर और उससे ज़्यादा नहीं लेती। यहाँ पर मुस्कान कंपनी थी। मुस्कान कहती है कि ठीक है, अब नम्रता की तो अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, मैं जानती हूँ नम्रता को अच्छे से, चलो ठीक है नेहा को लोन दे देती हूँ या नेहा को इतने शेयर्स दे देती हूँ, बाद में पैसे ले लूँगी इससे। अब यहाँ पर नम्रता, अगर मैं पैसे नहीं देती, नम्रता कितने के लिए लायबल होगी? जितने की उसने गारंटी ली है। नम्रता ने कितने की गारंटी ली थी? 1 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर नम्रता कितने के लिए लायबल होगी, किस टाइप की लायबल होगी? लिमिटेड बाय गारंटी की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बताना क्या होगा अब इसमें, जहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए लायबल नहीं हो, बल्कि जितना भी लॉसेज होगा कंपनी आपसे वो लॉसेज रिकवर कर सकती है थ्रू योर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने किया है, फिर हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी कैसे बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में किसकी कितनी लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब तो आई होप कि सबको ही क्लियर होगा कि मैं अपने शेयर्स कितने किसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। क्लियर? अब देखो बेटा, 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये क्लियर होता है कि पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर? पब्लिक कंपनी के अंदर यू आर फ्री टू ट्रांसफ़र योर शेयर्स। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, दैट इज़ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। कब कर सकते हो? जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये क्लॉज होगा दैट अ प्राइवेट कंपनी, दैट माई प्राइवेट कंपनी members can transfer their shares to other members, then only you can transfer your shares. Else you cannot transfer your shares under private company. क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कि कौन मालिक होगा कंपनी का। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड इज होल्डिंग, थर्ड इज सब्सिडरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी? जहां पर गवर्नमेंट का कितना शेयर होंगे? 51%। जिसके भी 51% शेयर्स हो जाते हैं कंपनी में, वो क्या हो जाता है? कंपनी का मालिक। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने 51% शेयर्स ले लिए उस कंपनी के, तो कौन मालिक हो गया, कौन ओनर हो गया? गवर्नमेंट कंपनी ओनर हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। इन दोनों को मैं आपको साथ में समझाऊंगी। होल्डिंग, होल्ड करना किसी चीज़ को, एंड सब्सिडरी इज भाई मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपके नीचे हूँ।
क्लियर। तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है, जिसने किसी कंपनी को होल्ड कर रखा है, अपने अंडर किसी कंपनी को ले रखा है, दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी। ए कंपनी के पास 51% शेयर्स हैं, ए कंपनी के पास 51% शेयर्स हैं एंड उसने बी कंपनी के 35% शेयर्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर ए कंपनी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। बी कंपनी क्या हो जाएगी, बी कंपनी ए की सब्सिडरी हो जाएगी। क्लियर। देखो होल्डिंग कंपनी में क्या लिखा हुआ है, ओन्स द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अदर कंपनी, डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इटसेल्फ। मैंने यहाँ पर होल्ड कर रखा है, मेरा मेजर पार्ट है कंपनी में, बट मैं यहाँ पर ना तो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ सर्विसेज अपने आप से प्रोवाइड कर रही हूँ। हु इज़ प्रोवाइडिंग मी द सर्विसेज, द सब्सिडरी कंपनी। हु इज़ प्रोड्यूसिंग द गुड, द सब्सिडरी कंपनी। आई एम जस्ट होल्डिंग इट, आई एम हैविंग द मैक्सिमम पार्ट इन मैनेजमेंट, मैक्सिमम पार्ट इन शेयर्स। क्लियर। अब देखो सब्सिडरी कंपनी समझना इजी हो जाएगा। सब्सिडरी कंपनी क्या हुई, जो किसी होल्डिंग कंपनी के अंडर काम कर रही है। इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, एक इसका दूसरा नाम भी होता है, दैट इज पेरेंट कंपनी। देखो सब्सिडरी इज 100% ओन्ड बाय अनदर फर्म। मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, मुझे किसी ने होल्ड कर रखा है, और मेरा कितना होल्ड कर रखा है, 100% मेरे को किसी ने होल्ड कर रखा है। क्लियर हो गया बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, या तो वो होगी पब्लिक कंपनी, या किसी को उसने होल्ड कर रखा होगा, या मैं किसी के नीचे काम कर रही होंगी। नेक्स्ट इज बहुत इजी सा पॉइंट आ गया ये तो, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। बच्चों बताओ मुझे नेशनैलिटी की बेसिस पर क्या समझ आता है आपको। आपकी नेशनैलिटी क्या है, फॉर्म भरते हो, इंडियन भरते हो, क्यों भरते हो, यहाँ पैदा हुए, यहीं पे ही सब कुछ कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो। क्लियर हो गया। ठीक है। अब कंपनी है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, इनलैंड एंड फॉरेन कंपनी। इनलैंड कंपनी कौन सी हो जाएगी, जो इंडिया के अंदर ही बनी, इंडिया के अंदर ही काम कर रही है, दैट इज इनलैंड कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या हुई, बाहर की कंपनी यहाँ के काम कर रही है, फॉरेन कंपनी है मेरे लिए। मेरी कंपनी बाहर जाके काम कर रही है, उनके लिए फॉरेन कंपनी हो गई। तो दो तरीके की कंपनीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, इनलैंड कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अब आता है इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 3। तो अब हमारे 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। अदर कंपनी में क्या आता है, एमएनसीज कंपनी। मुझे नहीं लगता मेरी इतनी होशियार क्लास को मुझे एमएनसी कंपनी का मतलब बताने की ज़रूरत है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके फटाफट से बताएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाम से ही समझ आ रहा है कि वो कंपनीज जो किस चीज़ में डील करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंशियल जो काम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कंपनी होती है हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसके अंदर अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक डिफंक्ट कंपनी। ये ध्यान से सुनो बेटा, और ये आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स कर करके भेजेंगे कि आपको डिफंक्ट कंपनी से क्या समझ आया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। डिफंक्ट कंपनी वो कंपनी होती है जिसने रजिस्टर होने से, इनकॉर्पोरेट जब वो हो गई कंपनी, तब से 1 साल तक कोई फंक्शनिंग नहीं की। फंक्ट इज फंक्शनिंग। 1 साल तक कोई फंक्शनिंग नहीं की तो उस कंपनी को क्या कह देते हैं हम, डिफंक्ट कंपनी। वो कंपनी बंद होने के उस पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिफंक्ट, फंक्ट फंक्शन करना, डी रोक दिया है उस कंपनी ने, उसने 1 साल तक कोई काम नहीं किया है, वो कंपनी हमारी क्या कहलाती है, डिफंक्ट कंपनी। किसके 1 साल तक काम नहीं किया, बताना ज़रा। मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पर, क्या, हाँ, जिसने इनकॉर्पोरेट होने से 1 साल तक अपनी वर्किंग नहीं की है, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज डिफंक्ट कंपनी। ये 4th पॉइंट गलत लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी। देखो बेटा 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी, एक होती है इलीगल कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, जो रजिस्टर्ड है, कौन से एक्ट के अंदर, बताओ क्या है आपका ये सब्जेक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। आया कब था ये एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। फिर इसको हम कंपनीज एक्ट 2013 क्यों कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये एक्ट आया था हमारा 1956 में, पर इसमें अमेंडमेंट्स हुई 2013 में। तो जो कंपनी इसके अंदर
रजिस्टर्ड है वो क्या कहलाएगी, हमारी रजिस्टर्ड कंपनी। और जो कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनी हमारी कहलाएगी इलीगल कंपनी या अनरजिस्टर्ड कंपनी। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर क्लियर हो। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनी कैसे, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी एंड योर रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कौन होगा इसका ऑनर, आइदर द गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, 2 तरीके की लायबिलिटी होती हैं, सिंपल सी बात है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, या तो मैं इंडियन हूँगी इनलैंड या मैं फॉरेन हूँगी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, या तो मैं अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती होंगी पब्लिक कंपनी, या मैं अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती होंगी प्राइवेट कंपनी, कंडीशन पे कर सकती होंगी। अदर कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो आप लोग मुझे बताओगे, डिफंक्ट कंपनी जिसने इनकॉर्पोरेशन के 1 साल तक कोई वर्किंग नहीं की है, रजिस्टर्ड कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अनरजिस्टर्ड और इलीगल कंपनी दैट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। ये आपका था आज का टॉपिक और आपका पूरा चैप्टर। क्लियर है बच्चे? अच्छे से इसको सुनो, बार बार सुनो, नहीं समझ आता तो मेरे से पूछो। थैंक यू सो मच।